जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रियल हिस्ट्री ऑफ टॉप 5 सुल्तान्स ऑफ सल्तनत उस्मानिया, सबसे ताकतवर सुल्तानों की कहानी। तो दोस्तों इसमें हमें दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान की कहानी सुनने को मिलेगी और इसमें 5 कौन से सुल्तान थे जो सल्तनत उस्मानिया पे उस टाइम में उन्होंने हुकूमत की, वो हमें इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। और आगे देखने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको और भी अच्छे के वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। आज के दौर में भला सल्तनत उस्मानिया को कौन नहीं जानता है। वाह। ये वही सल्तनत थी कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी ने रखी थी। इसी सल्तनत को ही मुस्लिम इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत भी माना जाता है। सबसे लंबी सल्तनत यही थी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सल्तनत के ही 5 ऐसे सुल्तानों के बारे में बताएंगे कि जिनको इस सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। यानी इतिहासकारों के मुताबिक अगर ये 5 सुल्तान इस सल्तनत में पैदा ना होते तो शायद ये सल्तनत कभी भी इतनी ताकतवर ना बन पाती। मतलब ये 5 लोगों ने कितनी बड़ी रियासत चलाई है ना। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं उस्मान गाजी। वही उस्मान गाजी के जिन्होंने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उस्मान गाजी के वालिद यानी अर्तुगरुल गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बहादुरी और मेहनत के बलबूते पर तुर्की के लगभग सभी छोटे छोटे कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया था। अर्तुगरुल गाजी देख के दोस्तों ये तो समझ में आ ही गया बर्बाद नहीं जाने दिया और वक्त के साथ ही काफी मेहनत करके आगे बढ़े, एक नई सल्तनत का ऐलान कर दिया था। दोस्तों उस्मान गाजी भी बिल्कुल अपने वालिद यानी फादर अर्तुगरुल गाजी की ही तरह बहादुर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी लेकिन किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया था। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में शामिल करने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि उस्मान गाजी ही इस सल्तनत के पहले सुल्तान थे, यानी उन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट उसकी बुनियाद होती है। अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद को अच्छी तरह से बना दिया जाए तो वो बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहती है। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद को ही अच्छी तरह से न बनाया जाए तो ऊपर खड़ी हुई आलीशान पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं उरहान गाजी। वही उरहान गाजी के जो न सिर्फ उस्मान गाजी के बेटे थे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते ही इस सल्तनत को बड़ी तेजी के साथ फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों उस्मान गाजी के दौर में भले ही इस सल्तनत की बुनियाद तो रख दी गई थी लेकिन अपने बाप दादाओं के अजदाद पे ये लोग आगे बढ़ते गए। इस सल्तनत के एरिया को सही तौर पर उरहान गाजी ने ही बढ़ाया था। उरहान गाजी के दौर में ही पहली बार सल्तनत उस्मानिया की फौज यूरोप में भी दाखिल हो गई थी। यानी यूरोप में क्या बात है, बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपको ये भी इसके बाद ये जंग चलती रही। ही सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे कि जिन्होंने जेनिसरीज जैसी खतरनाक फौज की बुनियाद रखी थी। वही जेनिसरीज फौज कि जिसको इतिहास में नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। ये उस्मानी सल्तनत की वो खतरनाक फौज थी कि जो हमेशा जंग के बिल्कुल आखिरी वक्त में तब उतरा करती थी जब ये महसूस होने लगता था कि शायद सल्तनत उस्मानिया अब हार जाएगी। और ऐसे वक्त में ये उस्मान गाजी की फौज थी। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरा नाम है सुलेमान दी मैग्निफिसेंट का। वही सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कि जिनको ऐतिहासिक किताबों में सल्तनत उस्मानिया का सबसे कामयाब सुल्तान बताया गया है। क्योंकि दोस्तों इन्हीं के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पहली बार दुनिया में सुपर पावर बनकर सामने आई थी। यानी जमीन के साथ सल्तनत उस्मानिया का समुद्र पर भी राज होने लगा था। यूरोप की ज्यादातर सल्तनतें इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती
करती थीं। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर लगभग 46 साल हुकूमत की थी और ये पूरा का पूरा दौर ज्यादातर घोड़े की पीठ पर ही बैठकर गुजारा था। यही वजह थी कि इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप के बहुत अंदर तक दाखिल हो गई थीं और बदकिस्मती से इनके बाद सल्तनत उस्मानिया को इन जैसा कोई भी सुल्तान नसीब नहीं हो पाया था। यही वजह थी कि इनके चले जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया का ये सफर यूरोप में ज्यादा आगे ना बढ़ सका। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम बड़े बड़े सुल्तान आ चुके हैं भाई। अव्वल का, वही सुल्तान सलीम फर्स्ट के जो सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के वालिद यानी फादर हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर बनकर सामने आई थी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत उस्मानिया जो सुपर पावर बन पाई थी वो सिर्फ और सिर्फ इनके फादर यानी सुल्तान सलीम अव्वल की ही देन थी। क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और बहादुरी के दम पर वो कर दिखाया था कि जो इनसे पहले सल्तनत उस्मानिया का कोई भी सुल्तान मतलब बहादुरी से सब जंग लड़ते रहे लोग। बहादुरी का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का जितना एरिया सल्तनत के शुरू के 8 सुल्तानों ने मिलकर जीता था उतना एरिया तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अकेले ही जीत लिया था। यानी इन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया को दुगना कर दिया था। यानी इनको जितनी सल्तनत मिली थी इन्होंने मरने से पहले उसको डबल कर दिया था। आपकी नॉलेज के लिए बताते चले बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात होती है के साथ साथ अपनी जिंदगी पे इतनी कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है। उस्मानिया में शामिल हो गए थे और यही वजह थी कि इनके दौर में अब उस्मानियों की ये सल्तनत एक खिलाफत में बदल गई थी। यानी इनके दौर से ही पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले इंसान को अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया था। उससे पहले उस्मानी हुक्मरानों को एक सुल्तान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये सुल्तान के साथ साथ खलीफा भी बन चुके थे। दोस्तों अब अगर बात करें इस लिस्ट की पहली पोजीशन पर मौजूद सुल्तान की तो वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह थे। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया जैसे शहर को फतह करके ये दिखा दिया था कि उस्मानी वो कर सकते हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी है। क्योंकि दोस्तों कुस्तुनतुनिया कोई आम शहर बहुत बड़ी जंग हुई थी इसमें, शहर था इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। सालों से किसी ने भी फतह नहीं किया था, बल्कि इसके बारे में तो पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया था कि शहर को फतह करना नामुमकिन काम है। बिल्कुल। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर को सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही फतह कर लिया था। इसके अलावा भी सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जिनको इस छोटी सी वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। फिलहाल दोस्तों बहुत बड़ी स्टोरी है हमने आपको जिस सुल्तान के बारे में बताया है उनमें से ज्यादातर सुल्तानों की पूरी हिस्ट्री पर हमारे चैनल पर पहले से ही एक वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग इनमें से किसी की भी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। माशाल्लाह दोस्तों ये वीडियो बहुत ही औसम था और दोस्तों इनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं काई कबीला जो है सुलेमान शाह से जाना जाता है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने संभाला, उसके बाद उस्मान गाजी ने संभाला। तो दोस्तों अर्तुगरुल गाजी ने बहुत से किले फतह किए, उसके बाद उस्मान गाजी ने ओटोमन एम्पायर के फाउंडर हुए और दोस्तों ये लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़े। उसके बाद उस्मान गाजी के बाद और 4 सुल्तान आए जिन्होंने मिलकर ओटोमन एम्पायर आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो था और हिस्ट्री सुनने में ना बहुत मजा आता है क्योंकि हिस्ट्री में आपको वो चीजें मालूम होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। मतलब इंटरेस्टिंग चीजें पता होती है कि इससे पहले पहले कितने सुल्तान गुजरे हैं, कितने बादशाह गुजरे हैं और उन्होंने कितनी मेहनत करके सल्तनत को आगे बढ़ाया। मतलब अभी कितना सुनने में आसान लग रहा है लेकिन उस टाइम में आसान नहीं था। तो दोस्तों कितना आसान लगता है जंग, लेकिन जंग में जाना एक बहुत बहादुरी का काम होता है। पहले जमाने में क्या होता था, लोग तलवार और तीर अंदाजी से लड़ते थे, इसलिए बड़े बड़े योद्धा वहां पर पैदा होते थे क्योंकि तलवारबाजी चलाना और वहां पर फाइट करना और उस जंग को जीतना। आज के दौर पे भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं लेकिन उनके लिए जंग जो है वो कैसी हो गई है, मतलब दूर से बैठे हुए आप निशाना लगा सकते हैं या मिसाइल डाल के वहां फेंक दीजिए या मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से, मिसाइल से, कितनी कितनी डेवलप चीजें हो गई हैं। तो दोस्तों उस टाइम में जो जंग होती थी वो बहुत ही खतरनाक मेरे हिसाब से होती थी। आज के टाइम में तो डेडलियस्ट होती है क्योंकि वेपन से हो रही है। उस टाइम में वेपन में नहीं होती थी, लोग खुद जाके लड़ते थे और बहादुरी दिखाते थे अपनी
और जंग लड़ते थे और योद्धा बन जाते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे फाइट तो एकदम ही अलग है, क्योंकि आज की डेट में तो सब चीजें एकदम ऑटोमेटिक वेपन से सब चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों आज की डेट में अर्तुगरुल गाजी को बहुत लोग जानते हैं और इसके जो काई कबीले के बारे में जो हिस्ट्री है वो ऐसे हमें पता चल रही है और जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में मालूमात करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें।